दोस्तों राधे राधे। स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट और रिया यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों को आज ये क्लास रेलवे साइंस स्पेशल क्लास है, तो इस क्लास का आप आनंद उठा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। जब आप लिफ्ट में यात्रा करते हैं, लिफ्ट में जब आप जाते हैं, तो आपके भार में कितना कम या ज्यादा आभास होता है, इस चीज को आप पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा। लिफ्ट में तो आप अक्सर यात्रा किए ही होंगे, ठीक है। जो लोग नहीं किए हैं वो कमेंट करें कि हम कभी लिफ्ट में गए ही नहीं सर जी। बताएं कमेंट करके कि आप लिफ्ट में गए या नहीं गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपका शानदार टॉपिक है। और 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल पाई है, तो क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, इसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है। अब आगे प्रयास करूंगा कि आपको आपको क्लास विदवर्ड टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। तो पहले समझो भार क्या होता है। पहले तो भार को समझो। व्हाट इज वेट। आप कहते होंगे कि सर वेट तो हम जानते हैं, मेरा वेट 50 किलो है, मेरा वेट 55 किलो है। तो हम आपको बता दें कि ये जो वेट आपका है, भार आपका है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है। एक तो आपके अंदर जो मास है, द्रव्यमान, और दूसरा पृथ्वी आप पर जो त्वरण लगा रही है, उस त्वरण। दो चीजों से मिलके ये भार आपका बना हुआ है। वेट बराबर फॉर्मूला होता है मास इंटू त्वरण, गुत्ती त्वरण। ये वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। यस और नो। वेट का क्या फॉर्मूला होता है? W बराबर mg। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कि किसी भी वस्तु का, चाहे आप हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पिंड हो, उनका मास जो है, मास ये वाली चीज, ये जल्दी से चेंज नहीं होती। जब तक इसको फिजिकली रूप से हटाया नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, फोड़ा नहीं जाता, तब तक ये जनरली चेंज नहीं होता है, ठीक है। जिसका स्थान बदलने से या चाल बदलने से या समय बदलने से इस एम पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चीजों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन मास ऐसी चीज है, इस पर तब तक प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कोई चीज फिजिकली रूप से डैमेज ना की जाए, हटाई ना जाए, शामिल ना की जाए, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिफ्ट में भी जब आप चलोगे, जैसे ये आपकी लिफ्ट है, लिफ्ट में भी आप यहाँ यात्रा करोगे, ये आप खड़े हैं मान लो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हैं लिफ्ट पे, तो आपके इस एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ बदलेगा, क्या बदलेगा? जी में परिवर्तन होगा। ये जी का मान घट भी सकता है और जी का मान थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये जो आपका वेट जो बदलेगा W, ये एम पे डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड तो कर रहा, लेकिन एम तो बदलता नहीं जल्दी से, हमने बताया। तो ये किसके बदलने से बदलता है लिफ्ट में? तो ये लिफ्ट में जी के मान, त्वरण के मान, ये त्वरण के मान में परिवर्तन होने से बदलता है। तो ये बदल के कितना हो जाता है उसको हम कह देते हैं W'। और इसका मास तो ऐसा ही m, कितना मास? m। और यहाँ पे g में हो सकता थोड़ा जुड़ जाए, कितना जुड़ जाए? मान लो a जुड़ जाए। हो सकता कभी g में थोड़ा a घट जाए, उसके वजह से ये W तुम्हारा W' बन जाता है। ये भी बात क्लियर हुई कि आभासी भार जो होता है, ये W' बराबर क्या हो जाता है? m और g प्लस माइनस a। यानी कि त्वरण में परिवर्तन जो होता है उससे W' बनता है,
डब्ल्यू डैश उस पे डिपेंड करता है, ना कि मास पे, क्योंकि मास में लिफ्ट में कोई परिवर्तन होता नहीं। अब तुम कहोगे कि सर जी लिफ्ट के त्वरण में कब परिवर्तन होता है, कब नहीं होता, तो इसके लिए केस है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यदि ये लिफ्ट है, लिफ्ट, और इसमें आप लिफ्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है, इसमें आप खड़े हुए हैं, और ये लिफ्ट आपकी विराम अवस्था में है। इसका मतलब इसका जो वेग है वो कैसा है, जीरो है। वेग जीरो, इसका मतलब विराम अवस्था। विराम अवस्था, तो यहां पे जो त्वरण लगेगा, त्वरण, तो उस त्वरण का मान कितना होगा, जी होगा। जी त्वरण लगेगा। क्या पृथ्वी अपना गुत्ती त्वरण लगाएगी और कोई त्वरण नहीं लगेगा, लिफ्ट का कोई त्वरण नहीं होगा। क्या लिफ्ट का जब वेग ही नहीं है, और त्वरण किससे बनता है, लिफ्ट का त्वरण, तो लिफ्ट का त्वरण बनता है किससे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो लिफ्ट के वेग में परिवर्तन हो और लिफ्ट विराम में ही है, तो फिर, और लिफ्ट विराम में है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं, अर्थात आपका त्वरण सिर्फ जी होगा और कोई त्वरण नहीं होगा। और सिर्फ जी त्वरण है तो डब्ल्यू डैश कितना होगा, डब्ल्यू डैश एम और जी के बराबर होगा। ए का मान कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि u जब जीरो है तो a भी जीरो है। तो ये त्वरण तुम्हारा कितना हो गया, तो त्वरण तुम्हारा g हो गया, तो w डैश mg, और mg, तो mg w भी होता है, यानी कि w डैश w दोनों बराबर होंगे। यानी कि लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उतना ही होता है जितना व्यक्ति का रियल भार होता है, जितना व्यक्ति का रियल भार होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के या वस्तु के, व्यक्ति हो तो व्यक्ति, वस्तु है तो वस्तु के या व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। वास्तविक भार के समान होगा, समान होगा। ये कौन सी स्थिति है, ये स्थिति तब की है जब व्यक्ति लिफ्ट काहे में हो, विराम में हो। कौन सी स्थिति में, विराम में हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस नंबर 2 पे आओ। केस नंबर 2, अब ये लिफ्ट है, इसमें आप खड़े हैं, ठीक है, इसमें आप खड़े हैं। लिफ्ट u वेग से, u वेग से चल रही है, ऊपर जा रही है, या u वेग से नीचे जा रही है, u, लेकिन u का मान बदल ना रहा हो, u कैसा हो, नियत वेग हो, नियत वेग, स्थिर वेग कह दो या नियत वेग कह दो। और चाहे लिफ्ट ऊपर जा रही हो, चाहे लिफ्ट नीचे आ रही हो, वेग स्थिर होगा तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेग में जब परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण जीरो होगा। त्वरण यदि जीरो होगा तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, m और g का, a का मान जीरो ही है तो mg, तो W डैश फिर किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या केस बना, लिफ्ट जब स्थिर वेग से, लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर या नीचे, लिफ्ट एक स्थिर वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो
व्यक्ति का आभासी भार और वास्तविक भार कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। और वास्तविक भार समान रहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का आभासी भार और वास्तविक भार दोनों समान रहते हैं। केस नंबर 3 पे आओ। केस नंबर 3 क्या कह रहा कि यदि ये लिफ्ट है, इसमें आप ये खड़े हैं और लिफ्ट नियत वेग नहीं, परिवर्ती वेग से। कैसे वेग से? परिवर्ती वेग। नियत वेग नहीं है, यहां परिवर्ती वेग से जा रही है। तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा? तो उसका त्वरण हमने लिफ्ट का मान लिया a। अब यहां दो स्थितियां होती हैं, एक तो ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो परिवर्ती वेग से अभी हम मान रहे हैं कि ऊपर जा रही, ऊपर। तो व्यक्ति का आभासी भार W डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस a। का गुत्ती त्वरण हमेशा कहां कार्य करता है? तो गुत्ती त्वरण नीचे की ओर, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो a ऊपर की ओर है और g नीचे की ओर। विपरीत दिशा में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहां W डैश बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। तो W डैश तुम्हारा W से थोड़ा बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? ma। W से ma ज्यादा होगा W डैश। तो अब यहां क्या कहोगे? जब लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जाए तो क्या होता है? आभासी भार ज्यादा होता है किससे? वास्तविक भार से। आभासी भार वास्तविक भार से बड़ा होता है। ये केस यानी व्यक्ति को वहां भार कैसा महसूस होगा? ज्यादा वजन अपना महसूस होगा। अगला केस आओ। केस नंबर 4। यदि लिफ्ट पे ये आप खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं लिफ्ट पे, ठीक है, आप खड़े हैं और लिफ्ट का त्वरण a है। लिफ्ट का त्वरण कितना है? a। और वेग कैसा हो जाएगा? वेग उसका परिवर्ती होगा। परिवर्ती वेग कैसा? वेग जो है वो परिवर्ती कहा जाएगा। कैसा? परिवर्ती। तो u बराबर परिवर्ती वेग। तो त्वरण तो g रहता ही है। त्वरण तो आप देख ही रहे थे, त्वरण कितना था? g। लेकिन अब लिफ्ट परिवर्ती वेग से नीचे की ओर आ रही हो तो W डैश बराबर हो जाए m और g माइनस a। का गुत्ती त्वरण भी a भी नीचे आ रहा, गुत्ती त्वरण भी नीचे आ रहा, दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो क्या हो जाते? घट जाते। तो आभासी भार हो जाएगा m g माइनस a। तो W डैश ये हो जाएगा mg माइनस ma। तो W डैश उसके भार से थोड़ा कम हो जाएगा। भार W होता है रियल भार, W mg की जगह, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। यानी कि जब लिफ्ट A त्वरण से नीचे की ओर आएगी, नीचे
की ओर आएगी, की ओर आएगी, आएगी तो आभासी भार, आभासी भार वास्तविक से कैसा हो जाएगा, वास्तविक से कम होगा। W डैश लेस देन किससे, W से। आभासी भार वास्तविक भार से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। केस नंबर नेक्स्ट पे आओ, केस नंबर 5 पे। ये लिफ्ट है, इस पे आप खड़े हैं। लिफ्ट की यदि डोरी टूट जाए, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाए, डोरी टूट जाएगी तो कैसी लिफ्ट गिरेगी, मुक्त रूप से, मुक्त रूप से गिर जाएगी। लिफ्ट की ऊपर से डोरी टूट जाए तो जैसे मुक्त रूप से कोई पिंड गिरता है, ऐसे लिफ्ट नीचे की ओर चलेगी। और लिफ्ट ऐसे नीचे की ओर चलेगी तो उसका त्वरण, लिफ्ट का त्वरण कितना हो जाएगा, जी। किधर की ओर, नीचे की ओर। और भार तुम पे तो त्वरण लग ही रहा होगा, जी नीचे की ओर। दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे तो आभासी भार W बराबर m g माइनस जी, तो W डैश बराबर 0। तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए या काट दी जाए तो लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार शून्य होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए या कट जाए तो आभासी भार कितना हो जाएगा, W डैश बराबर हो जाएगा 0। यानी कि ऐसी स्थिति में लिफ्ट पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको भारहीनता लगेगी, उसको ये महसूस नहीं होगा कि हमारे अंदर कोई भार है। वो कौन सी स्थिति होगी, भारहीनता की स्थिति होगी, क्योंकि उसका परिणामी त्वरण जो हो गया G माइनस जी करने के वजह से परिणामी त्वरण 0 हो गया और वो 0 हो गया। क्लियर है। अच्छा, केस नंबर नेक्स्ट 6। इस लिफ्ट में कोई खड़ा है। अब आपको नहीं कहेंगे कि आप खड़े हैं क्योंकि दुर्घटना वाली ये बातें हैं, सही। तो ये आप खड़े हैं, आप नहीं, कोई खड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लिफ्ट की डोरी तो टूटेगी, काट दी किसी ने और ऊपर से धक्का दे दिया। U बराबर क्या हो जाएगा, डोरी काट कर वेग इतना हो जाएगा, डोरी काट कर धक्का दे दिया, धक्का दे दिया। डोरी तो टूट ही गई, ऊपर से डोरी काट दी गई, ऊपर से ऐसे धक्का और दे दिया, जा मरो जाए। तो वो चीज, यू डोरी काट के धक्का दे दिया तो त्वरण कितना हो जाएगा लिफ्ट का, तो आपका लिफ्ट का त्वरण जो होगा वो हो जाएगा A। और यहां धक्का वैसे गिरती, ऐसे डोरी काटी होती तो जो गुत्ती त्वरण, पृथ्वी खींचती त्वरण थे वही त्वरण होता। लेकिन आप पृथ्वी तो खींचे ही रहे हो, ऊपर से धक्का दे दिया, वेग दे दिया, तो वो त्वरण, तो A का मान G से बड़ा होगा, सही। A का मान G से बड़ा, और लिफ्ट किधर जाएगी, नीचे की ओर। तो A भी नीचे की ओर और G भी नीचे की ओर, तो W डैश बराबर हो जाएगा M G
माइनस ए। अब चूंकि ए ग्रेटर देन जी, ए का मान जी से बड़ा है, तो डब्ल्यू डैश कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। डब्ल्यू डैश कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। और निगेटिव आएगा तो क्या होगा? डब्ल्यू डैश का मान निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव हो जाएगा तो भारहीनता ही नहीं, पैर नीचे लिफ्ट की सतह से उठ जाएंगे और सर लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। शून्य नहीं होगा और माइनस में और चला जाएगा। लिफ्ट की छत से सर टकरा जाएगा, सिर टकरा जाएगा और पैर जो हैं वो लिफ्ट से ऊपर उठ जाएंगे, सतह से ऊपर उठ जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है किस स्थिति में लिफ्ट की सतह से किसी व्यक्ति के पैर ऊपर उठ जाएंगे, तो इसी स्थिति में सतह से पैर ऊपर उठ जाएंगे। सही है? तो समझ में आया? तो ये आपके 6 केस हैं। कितने केस हैं? 6 केस। अब इन 6 केसों को एक बार शॉर्ट में देखो। शॉर्ट में एक बार देखो। ऐसे समझो ये लिफ्ट है, ये तुम्हारी लिफ्ट अभी विराम में है, विराम। तो डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू दोनों बराबर होंगे। आगे दूसरा केस, लिफ्ट यू वेग से, एक समान वेग, एक समान वेग से एक समान वेग से या ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तो भी डब्ल्यू डैश बराबर क्या होगा? डब्ल्यू। दूसरा केस। तीसरा केस, ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही, ऊपर, तो डब्ल्यू डैश का मान डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा। और लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे की ओर जाएगी तो घट जाएगा। दोनों एक ही दिशा में, गुत्ती त्वरण वो एक ही दिशा में होंगे तो घट जाएगा, तो डब्ल्यू डैश का मान डब्ल्यू से कम हो जाएगा। और यदि ऐसा हो लिफ्ट की डोरी टूट जाए, तो यहां पे जी बराबर होते तो डब्ल्यू डैश का मान 0 हो जाएगा। और यदि लिफ्ट को धक्का दे दिया जाए, डोरी काट कर धक्का दे दिया जाए, धक्का नीचे की ओर दे दिया जाए, तो डब्ल्यू डैश का मान कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके 6 केस हैं। 6 केस हैं। विराम अवस्था में है तो डब्ल्यू डैश यानी कि लिफ्ट के बाहर तुम्हारा जो भार है वही लिफ्ट के अंदर रहेगा, दोनों बराबर, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डैश। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है या एक समान वेग से नीचे आ रही, वेग में बदलाव नहीं कर रही, तो भी जो लिफ्ट के बाहर जितना वजन था उतना ही आपका लिफ्ट के अंदर रहेगा। यदि लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ए त्वरण से ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे ए त्वरण से तो ऊपर जा रही, तो उसमें खड़े होने पे आपका लिफ्ट के बाहर भार कम होगा, लिफ्ट के अंदर आपको भार अपना ज्यादा लगेगा। यदि ए त्वरण से लिफ्ट नीचे आ रही है, ऐसे आ रही, ऐसे, तो फिर
आपका भार आभास आपको कम होगा कि आप हल्के हैं। लिफ्ट के अंदर आप हल्के होंगे, लिफ्ट के बाहर भारी होंगे। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आप ऐसे मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की तरह आएंगे। वहां डब्ल्यू डैश आपका आभासी भार, यानी कि लिफ्ट के अंदर आपका भार देखा जाए तो शून्य होगा। यदि डोरी तो टूटे गई, ऊपर से ऐसे धक्का और दे दो कोई ने, तो फिर क्या होगा? डोरी काट दी जाए तो डब्ल्यू डैश कितना हो जाएगा? नेगेटिव। ये आपकी पूरे 6 केस थे लिफ्ट वाले में। अब देखो, ये 3-3 बार इसलिए समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में चीजें याद हो जाए। ये इसलिए करके दिखाया कि ये आपको पता चल जाए कैसे क्या होता है। ठीक है, कैसे माइनस करने पे कहाँ क्या होता है। तो ये था तुम्हारा पूरा, हमने इसको समझा दिया शॉर्ट में। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार, एम द्रव्यमान का कोई व्यक्ति लिफ्ट में है और व्यक्ति का वास्तविक भार तो mg है, लिफ्ट के फर्श के नीचे कार्य करता है। प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, इस प्रतिक्रिया को आभासी बल कहा जाता है। R बराबर आभासी बल बराबर mg प्लस माइनस a। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अब यहाँ केस है, विराम स्थिति में तो आभासी भार और वास्तविक भार कैसे होते? बराबर होते, हमने बता ही दिया। लिफ्ट ऊपर या नीचे जाए समान रूप से चलती है, एक समान वेग से, तो आभासी भार और वास्तविक भार दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगला केस, लिफ्ट लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है, ऊपर की ओर, तो आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होगा। ऊपर की ओर त्वरित गति कर रही है, तो देखो ए त्वरण से ऊपर जा रही लिफ्ट और mg नीचे की ओर, तो mg प्लस ma विपरीत दिशा में है, जुड़ गए, तो ये बनेगा, तो ज्यादा हो गया। अब लिफ्ट यदि ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ये mg बाहर तो नीचे लगे ही रहा और लिफ्ट भी ए त्वरण से जा रही, तो mg माइनस ma, तो कितना हो जाएगा? तो माइनस हो जाए। स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो आभासी भार कितना हो जाता? शून्य का ए जी के बराबर, ये घटाने पे 0। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण। तो घर्षण हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले इस चैप्टर में अभी जो जो कुछ भी पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें कौन से चैप्टर में? बल तथा गति के नियम वाले टॉपिक में जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो रिवीजन पे बात करें। रिवीजन के लिए ये शॉर्ट स्लाइड बनी हुई है। तुमने कहा था कि शॉर्टकट में कैसे सर जी लिखे नोट्स बनाए, तो उसके लिए ये शॉर्ट स्लाइड बनी हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट स्लाइड में रिवीजन देखो। हेलो, अभी करते हैं। तो इसमें क्या है? बल और गति के नियम। तो बल क्या है? बल की परिभाषा क्या है? बल बराबर, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया धक्का या खिंचाव। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। बल सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन या डाइन। अब फिर बल के प्रकार, तो बल को 3 तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो संपर्क बल और एक असंपर्क बल। संपर्क बल में कितने प्रकार हैं? तो संपर्क बल में अवलंब बल, पृथ्वी के ऊपर की ओर हमारा भार, हमारा जैसे भार है mg नीचे की ओर, तो पृथ्वी हम पे ऊपर की ओर उतना ही लगाती है, तब तो हम टिके हैं, नहीं तो हम नीचे नहीं चले जाएंगे। तो वही अवलंब बल है। वस्तु को पकड़ते समय, जैसे ये वस्तु को हम ऐसे हैंग करे, हैंग, तो वस्तु का mg नीचे की ओर, उतना ही बल हम ऊपर की ओर लगाए, तो ये ऊपर की ओर हम लगाए तभी तो ये रुकी है, नहीं तो हम ना लगाएं तो ये भार इसका नीचे नहीं पटक देगा। तो इसको ही, इनको अवलंब बल कहते हैं। डोरी का खिंचाव, डोरी को पकड़ के कोई खींचो तो खिंचाव, वो तनाव बल कहलाता। खेल के मैदान में झूला होता है, झूला, झूला में रस्सी पे जो लगता है वो भी तनाव बल है।
प्रयुक्त बल कौन होते हैं? साइकिल के पैडल पे हमने लगाया, ऐसे साइकिल चलाते हैं, ये प्रयुक्त बल। गीले कपड़े के ऐसे ऐसे ऐंठते हैं पानी निचोड़ने के लिए, तो उसमें भी वो भी जो बल लगाते हैं वो प्रयुक्त बल है। तो इनमें ये सब बल संपर्क बल के उदाहरण, क्योंकि इनमें बल संपर्क हो रहा है वस्तुओं का, तब लग रहे हैं। ठीक है। और असंपर्क बल, उसमें जो वस्तुएं एक वस्तु दूसरे पे जो लगाती हैं उनमें संपर्क की जरूरत नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगता है, तो सूर्य पृथ्वी के बीच में संपर्क नहीं होता, दोनों दूर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी सूर्य अपना आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे जो बल एक वस्तु जो दूसरे पे बल लगाती वो संपर्क में नहीं है। पृथ्वी चंद्रमा के बीच बल, तो ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं, दूर ही दूर बैठे हैं, स्पर्श नहीं कर रहे, तो ये असंपर्क बल हो गए। विद्युत चुंबकीय बल परमाणुओं और ठोसों के बीच लगता है, पदार्थों के बीच लगने वाला बल, ये भी असंपर्क बल है। और नाभिकीय बल, नाभिक नाभिक में जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है, उसमें भी प्रोटॉन अलग होता है न्यूट्रॉन, लेकिन वे एक दूसरे पे बल लगाते, तो ये असंपर्कीय बल है। यही यही प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि नाभिकीय बल दो तरह के होते हैं, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय, दो तरह के होते हैं। ये एक और है संतुलित बल, असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पे कई बल लग रहे और सबका जोड़ जीरो हो रहा, सदिश योग, ठीक है, तो वो उनका रिजल्टेंट जीरो हो तो वो संतुलित बल, लेकिन सबको जोड़ जीरो ना निकले तो वो असंतुलित बल। जैसे स्थिर उड़ान में विमान पर, अब विमान उड़ रहा है तो उस समय विमान पे कई तरह के बल लग रहे, एक तो उत्थापन बल लग रहा है और एक इंजन बल लगा रहा है, कई तरह के हवाई वायु का बल लग रहा है, लेकिन उन सबका रिजल्टेंट कैसा है? जीरो है परिणामी। सबको जोड़ के देखा गया, रिजल्ट निकाला गया तो जीरो। पानी में तैरती वस्तु पर रिजल्ट निकाला गया तो जीरो, इसलिए तैर रही है। यदि नहीं तो उसमें भी तमाम बल लगते, श्यान बल लगता है, भार लगता है और उत्प्लावन बल लगता है, लेकिन उन सबका परिणामी क्या होता है? जीरो, तब तैरती रहती है। तो ये संतुलन बल है। असंतुलन बल, पेड़ से गिरता फल, अब पेड़ से फल गिर रहा है, इसका मतलब संतुलित होता तो वहीं बना रहता, तो संतुलित नहीं है। पानी में डूबी वस्तु संतुलित होती तो तैरी रहती। अब यहाँ पे भार का मान ज्यादा पड़ रहा और वे बल छोटे पड़ रहे, तभी तो डूब रही है, तो यहाँ संतुलित नहीं है, तो ये असंतुलित बल है। ये बल की लीला हो गई। अब जड़त्व तो हमने बताए थे, जड़त्व तो हमने कितने प्रकार के बताए थे? तीन प्रकार के, एक विराम जड़त्व, एक गति जड़त्व, एक दिशात्मक जड़त्व। विराम जड़त्व ये कहता है कि कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहने दो, हमें, हम गति नहीं करेंगे जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है। और गति वाली वस्तु है तो वो गति में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, उसे गतिक जड़त्व। दिशात्मक जड़त्व, जो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहना चाहते, इस गुण को दिशात्मक जड़त्व कहते हैं। आगे आ जाओ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम और बल की परिभाषा इससे ज्ञात होती है। ठीक है। ये पूछा जाए बल की परिभाषा किससे निकलती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से। ठीक है। इसको किस और नाम से, तो गैलीलियो का नियम, जड़त्व के नियम से। इसके उदाहरण हमने लिखा दिए। कवर झड़ने पर धूल के कणों का नीचे गिर जाना, कवर को झाड़ो, कवर ऐसे, तो धूल के कण नीचे गिर जाना। रुकी गाड़ी में अचानक चल देने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते, खूब अच्छे से समझाया था। ब्रेक लगा दो अचानक तो यात्री आगे की ओर झुक जाते। ये न्यूटन का प्रथम नियम के उदाहरण है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था कि संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते थे, dp अपॉन dt, F बराबर dp अपॉन dt, तो F बराबर ma हो गया। ये पूछा जाए बल का व्यंजक कहाँ से प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम, प्रथम और द्वितीय नहीं, यहाँ प्रथम और तृतीय है। ये पूछा जाए
न्यूटन के किस नियम से? प्रथम और तृतीय नियम के अन्य दो नियमों की उत्पत्ति होती है। तो प्रथम और तृतीय नियम की उत्पत्ति न्यूटन के द्वितीय नियम से होती है। इसके उदाहरण है वाहनों में शॉकर व कमानी का प्रयोग, बेकरी के बर्तन को फोड़ने से बचने के लिए कागज या भूसी का प्रयोग। ये किसके उदाहरण है? न्यूटन के द्वितीय नियम के। न्यूटन का तृतीय नियम, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसमें बताया गया प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन का तृतीय नियम पर आधारित घटना है। तैरना भी न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित। तैरने में तुम बल लगाते हो क्रिया पीछे की ओर, तो क्रिया बल पीछे की ओर लगाते तो प्रतिक्रिया तुम्हारे शरीर पर आगे की ओर लगती, शरीर आगे भागता है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पे लगता है, ये ध्यान रखना। क्रिया बल अलग वस्तु पर लगेगा, प्रतिक्रिया बल अलग वस्तु पे लगेगा। आगे संवेग पर आया था। संवेग बराबर फॉर्मूला क्या था? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया, उसमें क्या बताया था? m1v1 बराबर m1u1 प्लस m2 u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 पढ़ाया था, याद है क्या? तो ये भी है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं तब संवेग संरक्षण होता है। क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पे है तो न्यूटन का तृतीय नियम होगा। ये सब रिवीजन में है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहे। यहां से फिर आवेग की बात बताई थी, ठीक है। तो इतना तुम्हारा टॉपिक था ये तुम्हारा। फिर ये लिफ्ट वाला आ गया, तो लिफ्ट वाले तक जो था ये तुम्हारा था फोर्स और न्यूटन के गति के नियम। अब अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे कहां से? घर्षण से। तो घर्षण वाली क्लास आपकी अब अगली क्लास में हम घर्षण को लेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह शानदार रूप से पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ईश्वर आपकी इस मेहनत में जरूर साथ देगा। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।